बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्यूजन रिएक्शन है। तो देखिए आज हम देखेंगे कि ये जो सन होते हैं, जो स्टार होते हैं, वो इतने ज़्यादा हॉट क्यों होते हैं। क्या वहाँ पर बैठकर कोई कोयला जला रहा है, क्या वहाँ पर बैठकर कोई लकड़ी जला रहा है? तो भाई हर वक्त वो आग क्यों बरसाते रहते हैं, क्यों इतने ज़्यादा हॉट होते हैं, सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों होता है? तो याद रखेंगे उसके अंदर भी क्या हो रहे होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इस लिहाज से भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई देखा तो जाए ये फ्यूजन रिएक्शन आखिर है क्या। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्लेंड कर देना, आपस में जोड़ देना, आपस में मेल्ट कर देना, ठीक है। तो फ्यूज का मतलब कि दो चीज़ों को आपस में क्या कर देना, फ्यूज कर देना। तो इसी से ये निकला है फ्यूजन। तो इंट्रोडक्शन में फिलहाल के लिए बस इतना याद रखें कि जब टू स्मॉल न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बात की है कि टू स्मॉल न्यूक्लियाई, छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से मिट हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो देखिए फिशन रिएक्शन में क्या था कि हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता था, एनर्जी एमिट होती थी। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है, ठीक है। तो सच अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हमने क्या किया, दो ड्यूट्रॉन लिए। अब इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। टू स्मॉल न्यूक्लियाई हमने लिए। जब हमने इसको मर्ज किया, आपस में मिलाया, तो एक हैवी न्यूक्लियस बना। इसके पास क्या है, टू प्रोटॉन्स हैं और टू न्यूट्रॉन्स हैं। तो क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिटी, यानी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हुई, एमिट हुई, ठीक है। तो क्यों ये एनर्जी भाई एमिट हो रही है, ये भी आपको पहले बता के आ चुके हैं मैस्ट इफेक्ट वाले टॉपिक में कि हमारे पास दो न्यूट्रॉन, ये जो हमारे पास ये जो सेपरेट न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, सेपरेट हैं, इनका मैस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब हमने इनको कंबाइन करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना दिया तो तब हमारे पास इस न्यूक्लियस का मैस इनसे क्या होगा, कम होगा। और वो जो मैस कम हुआ है वो क्या हुआ, एनर्जी बन के एमिट हो गया, ठीक हो गया। तो इसलिए ये 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, इसमें से एनर्जी एमिट होती है। अब इनमें स्टेबल कौन है, देखिए हीलियम मोस्ट स्टेबल है इनमें, और ड्यूट्रॉन्स ये दोनों स्टेबल नहीं है। किस तरह से अगर हम यहां पर आपको बताएं, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ पढ़ा था, यहां पर हमने क्या ली थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और यहां पर हमने क्या लिया था, एटॉमिक मैस लिया था, ठीक है। और कुछ इस तरह का यहाँ पर ग्राफ आया था, जहाँ पर यहाँ पर क्या था, हीलियम था, और यहाँ पर क्या था, ड्यूट्रॉन था, ठीक है। और यहाँ पर आयरन था। आयरन मैंने कहा था कि मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तकरीबन 8.5 या 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारे पास हीलियम है, इसकी तकरीबन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। और याद रखें कि अगर हम जा रहे हैं ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की तरफ तो ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी। तो यहाँ पर हम कहाँ पर जा रहे हैं, ज़्यादा की तरफ। यहाँ पर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर 7 वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। अब लाजमी नहीं है कि डायरेक्ट इसी तरह से हो, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन दोनों के मिलने से कुछ और भी बन सकता है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि डायरेक्ट यही बने। तो वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो ड्यूट्रॉन मिले, ये ड्यूट्रॉन, यहाँ पर क्या बना, ट्रिशियम प्लस एक प्रोटॉन एमिट हुआ और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हुई। या इस तरह से हो सकता है, ड्यूट्रॉन मिले और ये हीलियम बनाया इसने, न्यूट्रॉन एक एमिट हुआ और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हुई। या इस तरह से हो सकता है कि ये हमारे पास ड्यूट्रॉन और ये हमारे पास ट्रिशियम का जो न्यूक्लियस है ये आपस में मिले और हीलियम का हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस बने
और न्यूट्रॉन एमिट हो और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हो, यानी ये पॉसिबिलिटीज भी इसमें हैं। अब देखने में तो लग रहा है कि बड़ा सौखा सा प्रोसेस है ये, कि बस दो न्यूक्लियाई लिए, एलएजी मिलाया, एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया, एनर्जी एमिट हुई, चलो जी काम खत्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दो न्यूक्लियस पे चार्ज का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम स्मॉल न्यूक्लियस की बात करें, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, उसमें आपको पता है कि प्रोटियम की अगर हम बात करें तो एक ही प्रोटॉन होता है। तो अगर हम एक प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, ठीक है, दो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोटियम है, तो स्मॉल एक न्यूक्लियस है, तो इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि टू न्यूक्लियस को, टू प्रोटॉन्स को हम जोड़ रहे हैं। टू प्रोटॉन्स को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है ना और ये भी हाइड्रोजन है, तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? टू स्मॉल न्यूक्लियाई को जोड़ रहे हैं। दोनों में क्या होता है? एक एक प्रोटॉन्स ही होता है, ठीक है। अब जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो मैं कहूंगा चल इसके पास, मुड़ जाएगा, चल इसके पास, मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, मैं इनको पास लाना चाह रहा हूं, तो क्या इनको पास लाना इतना ज्यादा आसान काम है? भाई नहीं है आसान काम, काफी ये मुश्किल काम है। देखो इनको पास लाने के लिए, एक दूसरे के पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क कैसे करेंगे? क्या मैं दो न्यूक्लियाई को ऐसे पकड़कर आपस में जोड़ दूंगा? यहां मैं इसको कोई कुकर शुकर में डालकर जो ऐसे हीट इसको दूंगा तो आपस में जुड़ जाएंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए जो वर्क करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी। वर्क की भी यूनिट जूल, एनर्जी की भी यूनिट जूल, ठीक है। कितनी एनर्जी? तकरीबन 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये किसके केस में है? ये जस्ट हाइड्रोजन के केस में है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन से बड़े न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, थोड़े से बड़े न्यूक्लियस की बात करें तो उसके लिए एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में हम बात करें कि अगर हमें इन दो प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ना है तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इतनी एनर्जी हम देंगे तो क्या होगा भाई? इतनी एनर्जी देने से क्या हो जाएगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करेंगे। जब ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे। जब एक दूसरे के पास आएंगे तो इन पे न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अब ये नहीं है कि हमने इन दो प्रोटॉन्स को उठाकर ऐसे आपस में जोड़ देना है, नहीं, हमने जस्ट इनको पास लाना है। जब ये थोड़े से ऐसे पास आ गए, थोड़े से ऐसे पास आ गए तो खुद ब खुद इन पे एक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लग पड़ेगी। और न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि एक न्यूक्लियस में बहुत सारे देखो प्रोटॉन्स रह रहे होते हैं। क्यों रह रहे होते हैं? क्योंकि उन पे न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही होती है। इसी तरह जब हम इनको एनर्जी देके एक दूसरे के पास लाएंगे तो इन पे एकदम से न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लग पड़ेगी, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन इनको एनर्जी चाहिए होती है। ऐसे ऑसिलेट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो ऑसिलेशन इनकी बढ़ेंगी, एक दूसरे के करीब आएंगे। जब करीब आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? खुद ब खुद इनमें न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी और ये एक मिला के न्यूक्लियस बना देंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन इतनी एनर्जी हम देंगे कैसे? इतनी एनर्जी हम देंगे कैसे? इतनी एनर्जी हम हीट वगैरह करके देंगे, टेम्परेचर के जरिए से देंगे। भाई कितना टेम्परेचर फिर हमें देना चाहिए? तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kT, जिसमें क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू होती है। या हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी अगर हम टेम्परेचर दे दें तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी और ये प्रोटॉन्स और प्रोटॉन आपस में मिल जाएंगे। अब अगर 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काइनेटिक एनर्जी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, कितना टेम्परेचर फिर मैं दूं कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और ये आपस में मिल जाए? तो भाई टेम्परेचर मुझे कितना देना पड़ेगा? तकरीबन 10⁻⁹ केल्विन तक। अस्तगफिरुल्लाह,
10 टू रेज पावर 9 केल्विन टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा, तब भी इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और तब ये प्रोटॉन आपस में मिलेंगे। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि कितना ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा तब इनको इनफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और तब ये मिला के न्यूक्लियस बनाएंगे। तो क्या ये आसान काम है? आसान काम है कोई नहीं है। हम इतना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर सकते, हम इतना टेम्परेचर आम कंट्रोल्ड वे में दे ही नहीं सकते। तो भाई फिर ये फ्यूजन रिएक्शन क्यों हम पढ़ रहे हैं? हम क्या फिर इसका करें? अचार डालें, ठीक है? तो वो देखते हैं कि हम फिर इसका क्या करते हैं। ऐसा इतना टेम्परेचर हम कहाँ से देंगे? तो देखिए अर्थ पे तो कंट्रोल मैनर में ये पॉसिबल नहीं है। देखिए आग है ना, आग का 500 से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, हल्का सा हाथ लगाओ तो भाई उंगलियां जल जाती हैं, ठीक है? और ये तकरीबन 10 टू रेज पावर 9 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो किस तरह से हम दें, ठीक है? और एक और चीज़ याद रखें कि क्या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कराने के लिए क्या हम इतना हम बार बार एक ही दफ़ा ये टेम्परेचर देना पड़ेगा या कंटिन्यूसली टेम्परेचर? अगर फॉर एग्जांपल किसी तरीके से हम टेम्परेचर दे भी दें, फॉर एग्जांपल किसी तरीके से टेम्परेचर ये दे भी दे, तो क्या एक ही बार देना पड़ेगा या कंटिन्यूसली देना पड़ेगा? कि कंटिन्यूसली देते रहो तो तब हमारे पास रिएक्शन चलता रहेगा? नहीं। देखिए ये वाला जो हमारे पास टेम्परेचर है ना, ये जस्ट हमें इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बस देना है। जस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए देना है। जब ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगा तो इस रिएक्शन से खुद से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि ये खुद ब खुद फिर चलता रहेगा। इस बात को गौर से सुने कि क्या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली ये टेम्परेचर देना पड़ेगा? नहीं। जस्ट इनिशिएट इसको करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर खुद ब खुद इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, सारे को मिलाकर, कि ये खुद ब खुद हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन मेंटेन हो जाएगा और चलता रहेगा। लेकिन बात ये आती है कि इनिशिएट करने के लिए भी हम इतना टेम्परेचर कहाँ से दें? तो वो चीज़ देखें। फिर हम क्या करते हैं इनिशिएट इसको करने के लिए? इसको इनिशिएट करने के लिए कोई एटम बम फोड़ना पड़ेगा। वाह, एटम बम पहले इसको फोड़ना पड़ेगा, यानी कोई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कराना पड़ेगा, एटम बम को चलाना पड़ेगा। जब एटम बम फूटेगा तो इससे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो सके। चलो भाई पहले एटम बम चलाओ फिर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा, ऐसे को नहीं होना। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो यही हमारे पास प्रिंसिपल होता है हाइड्रोजन बम का। ये जो अक्सर एक कंट्रियां दूसरी कंट्रीज को धमकी देते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फेंक देंगे, तो वो यही होते हैं। ठीक है? तो यही हमारे पास प्रिंसिपल किसका होता है, हाइड्रोजन बम का भी होता है। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन बम से, और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किससे रिलेटेड है, एटॉमिक बम से। ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। एटम बम फोड़ेंगे इतनी एनर्जी मिलेगी, इतना टेम्परेचर मिलेगा कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन इन सन से क्या मुराद है। हमें पता है कि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और काफ़ी हीट एनर्जी हमें उससे मिलती है। तो भाई सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई क्यों होता है, वहाँ पर ऐसे कौन से रिएक्शन हो रहे हैं जो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले तो मैंने ये बताया था कि सन में फ्यूजन रिएक्शन होते हैं और वो भी बताएंगे किस तरह से होते हैं, लेकिन फिशन रिएक्शन क्यों नहीं होते, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए सन के अंदर तकरीबन 90% हाइड्रोजन एंड हीलियम होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। ठीक है? यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस तकरीबन 90% सन में होती है, यानी प्रोटॉन और हीलियम तकरीबन 90% होते हैं। तो फिशन रिएक्शन के लिए तो हमें यूरेनियम चाहिए होता है। तो क्या यहाँ पर यूरेनियम है? 10% अदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है? तो क्या इधर यूरेनियम है? यूरेनियम यहाँ पर नहीं है। अगर कम्प्लेक्स मैटर में हुआ भी तो बहुत कम होगा। ठीक है? तो इस वजह से यहां पर फिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन से रिएक्शन यहां पर होते हैं? यहां पर होते हैं फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन किस तरह से होते हैं वो चीज देखते हैं।
यहां पर क्या होता है कि टू स्मॉल न्यूक्लियाई यानी दो प्रोटॉन्स आपस में जब मिलते हैं, हाइड्रोजन है ना, प्रोटियम है, तो एक प्रोटॉन उसमें होता है, तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ड्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है। और जब ड्यूट्रॉन बनेगा तो साथ में क्या एमिट होगा, पॉजिट्रॉन एमिट होगा और एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी एमिट होगी। अब किस तरह से देखिए, यहां पर इसके पास कितने में एक प्रोटॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन के पास क्या है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अब इसमें क्या हुआ है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया है। अब जब एक प्रोटॉन, इन दोनों को मिलाने से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब चेंज हो गया है तो पॉजिट्रॉन हमारे पास आया, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी वाले बीटा डिके वाले टॉपिक में हम पढ़ के आ चुके हैं। उसमें क्या हुआ था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ था और एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था। यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ है और एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है, साथ में न्यूट्रिनो और एनर्जी एमिट हुई है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास ड्यूट्रॉन है, ये जो ड्यूट्रॉन है ये दोबारा एक और प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, हीलियम बना देगा, प्लस गैमा रेडिएशंस एमिट होंगी, यानी एनर्जी एमिट होगी, प्लस गैमा रेडिएशंस एमिट होंगी। अब जब ये गैमा रेडिएशन हमारे पास एमिट हो रही हैं तो फिर हमारे पास रिएक्शन किस तरह, ये कौन सा रिएक्शन है, ये फ्यूजन रिएक्शन है, और ये कौन सा, एक साइक्लिक सा प्रोसेस है। अब इसी तरह का एक और साइक्लिक प्रोसेस हम ले लेते हैं, इसी तरह का हम एक और साइक्लिक प्रोसेस ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे पास आ रही है। 1 2 प्लस E पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो, और यहाँ पर क्या बना, H12 प्लस H11, और क्या बना, हीलियम है 2 3 प्लस गैमा, ठीक हो गया। तो दो हमने क्या किया, ये साइक्लिक प्रोसेस को आपस में अब हमने मिलाना है, इससे हम एक और नई चीज बनाने लगे हैं। यहां से क्या करना है, एक ये वाले हीलियम और एक ये हीलियम, इन दोनों को अब ये क्या होंगे, अब ये दोनों आपस में मर्ज होंगे, ठीक है। इस तरह के ना रिएक्शन हो रहे होते हैं, सन के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। पहले ये मिलेंगे तो ये बनाएंगे, उसके बाद जब इस तरह के दो हमारे पास आ जाएंगे तो ये दोनों हीलियम जो है ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, हीलियम 2 बनेगा, हीलियम 2 बनेगा, और दो प्रोटॉन्स एमिट होंगे, प्लस 25.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे कि फिशन में ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है या फ्यूजन में, किससे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस याद रखना है। अब काउंट करते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कितनी है। यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन के नंबर को गिने तो न्यूट्रॉन के नंबर कितना है, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये है, 2 हो गए, एक ये है, 3 हो गए। उसके बाद अगर यहां पर देखें 4 5 6 टोटल इन रिएक्शन में, इस रिएक्शन में टोटल कितने प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया, 6 प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया। 6 प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन्स क्या हो गए, एमिट हो गए, 2 प्रोटॉन्स क्या हो गए, एमिट हो गए। तो 6 - 2 बाकी कितने बचे, 4 प्रोटॉन बचे। यानी कि इस रिएक्शन में, इस हीलियम न्यूक्लियाई को बनाने में कितने प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया, 4 प्रोटॉन में से, जिसमें से 6 प्रोटॉन में से जिसमें से 2 एमिट हो गए। यानी कितने इस रिएक्शन को फिर स्टेबल करने, कामयाब करने के लिए कितने प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया, 4 प्रोटॉन ने, क्योंकि 2 तो भाई एमिट हो गए ना, फिर कितने बचे, 4 प्रोटॉन ने। और एनर्जी कितनी बनी है, 25.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी, तो देखिए कितनी होगी। यहां पर देखिए 25.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो कितना आया, तकरीबन 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फ्यूजन रिएक्शन में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ रही है वो 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि फिशन रिएक्शन में कितनी थी, फिशन रिएक्शन में कितनी थी, फिशन रिएक्शन में 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और फ्यूजन रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी आ रही है, 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताएं दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन कौन सा है,
सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे एमिट हो रही है? अगर कोई पूछे एमसीक्यूज में कि फ्यूजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है या फिशन में, तो आप कहेंगे फ्यूजन रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होती है, लिहाजा इसमें से ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है। 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब एक न्यूक्लियॉन 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट कर रहा है। बात समझ आइए कि नहीं आई? अब ये इसकी 0.9 कैसे आई थी? इसकी 0.9 कैसे आई थी? यूरेनियम क्या था? 235, ठीक है, और इससे एनर्जी कितनी हमें मिली थी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 को डिवाइड हमने किया था 235 से, तो हमारे पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। मतलब एक न्यूक्लियॉन की जितनी एनर्जी है वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसमें जो एक न्यूक्लियॉन की वो 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। लिहाजा फ्यूजन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू फिशन। आसान दोनों में से कौन सा है? दोनों में से आसान फिशन रिएक्शन है। फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और याद रखें कि फ्यूजन रिएक्शन से हम कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल्ड वे में इसको चलाना बहुत मुश्किल है। फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अब भी फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में हम नहीं चला सकते, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इन रिएक्शंस की वजह से जो कोर का टेम्परेचर होता है, सन के कोर का टेम्परेचर वो तकरीबन 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और जो उसकी सरफेस का टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्यूजन रिएक्शन। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।